हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, अशोक के प्रमुख शिलालेख। अब जैसा क्या होगा ना कि कभी कभार आपको 2 वीडियो भी मिल जाएंगी टीचर मेकर पे, मतलब आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको टीचर मेकर पे 2 वीडियो मिला करेंगी। ज़्यादा टाइम की नहीं होती है तो आप लोग उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लिया करो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। 15 मिनट्स में जो भी आप पढ़ते हैं इस क्लास में यहाँ पर आप रिवाइज कर सकते हैं। वही चीज़ आपको करा रहा हूँ, रिवीजन, एक डिफरेंट टॉपिक एक रिवीजन, एक डिफरेंट टॉपिक एक रिवीजन, ठीक है। तो कुछ भी टॉपिक उठा लिया और उसका रिवीजन करा दिया, और एक दूसरा टॉपिक जिसको मतलब अलग तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले अशोक के प्रमुख शिलालेख, क्वेश्चंस के साथ करना, और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जैसे सुबह वाली क्लास में भी आते हो, सुबह 10 बजे हमारा 15 मिनट्स वो चलता है, तो उस हिसाब से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वही टॉपिक को मैं यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। एक डिफरेंट, जैसे जो 11 बजे चलती है उसमें मैं न्यू टॉपिक कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक रिवीजन के तौर पे आपके सामने ये क्लास लाता हूँ, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। अति महत्वपूर्ण क्लास है, अशोक के प्रमुख शिलालेख। क्वेश्चंस भी आपके सामने होंगे, ठीक है। अशोक के प्रमुख शिलालेखों की बात करेंगे। शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शंस बोलो या रॉक एडिक्ट बोलो। क्या होते हैं रॉक एडिक्ट, इंस्क्रिप्शंस? देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शंस की, तो किसी कठोर सतह पे कुछ लिखवाना। इंस्क्रिप्शन माने अभिलेख, किसी कठोर सतह पे कुछ लिखवाना तो उसे क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। और किसी सॉफ्ट चीज पे कुछ लिखवाना उसे मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलेंगे, ठीक है। तो कठोर चीज पे अगर कुछ लिखवाते हैं तो उसे अभिलेख बोला जाता है, ठीक है। बड़े बड़े राजा सम्राट लोग होते थे, वो अपनी प्रशंसा, अपने साम्राज्य का वर्णन चट्टानों पे करवाते थे, अपनी अपनी शिलाओं में करवाते थे, गुफाओं में कराते थे, ये सब सारी चीज़ों में करवाते, तो उसी को बोलते हैं अभिलेख। कठोर चीज़ों पे, किसी पत्थर पे कुछ लिखवा दिया, पत्थर पे उत्कीर्ण कराना, लिखवाना, तो वो होता अभिलेख, उसे बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पर हम आज रॉक एडिक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में? रॉक एडिक्ट के बारे में बात करने वाले। अति महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अशोक के प्रमुख शिलालेख, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे, पहला जो है, एक सेकेंड, हाँ वेरी गुड। यहाँ पर पहला शिलालेख एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो पहला शिलालेख जो वो बात करता है पशु बलि की निंदा, पशु बलि की निंदा, ठीक है। अशोक को देवनाम पियदसी भी कहा गया है, देवनाम पियदसी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, देवनाम पियदसी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं आपको, देवनाम पियदसी, अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था, ठीक है। एक सेकेंड, देवनाम पियदसी, ठीक है, यहाँ पर सही से लिख देते हैं, देवनाम पियदसी, देवनाम पियदसी, ठीक है, देवनाम पियदसी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, देवनाम पियदसी। तो यहाँ पर ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और अशोक के पिता का क्या नाम था? तो बिंदुसार इनके पिता का नाम था। क्या था? बिंदुसार। क्यों बिंदुसार नाम पड़ा था? अगर आप लोगों ने मुझसे हिस्ट्री की क्लास ली होगी तो वहां मैंने आपको बताया था कि क्यों इनका नाम बिंदुसार पड़ा था। देखो जो चाणक्य थे, तो चाणक्य क्या करते थे, पहले राजाओं को ये डर रहता था कोई भी किसी राजा को जहर दिला के मतलब मृत्यु ना हो जाए उसकी, तो ऐसा करते थे। तो जो चाणक्य थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा जहर हल्की हल्की मात्रा में चंद्रगुप्त मौर्य के खाने में मिलाना शुरू किया। एक दिन वो गलती से क्या होता है, चंद्रगुप्त की जो पत्नी होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी होती है, वो खा लेती है उस जहर को, खाने को। तो वहां पर वो जहर उस टाइम क्या होता है कि वो गर्भवती होती है, तो बिंदुसार कहते हैं उनके वो जहर का जो है एकदम रिएक्शन बढ़ा, तो उनके एक बिंदु बन गया। तो वही एक बिंदुसार की कहानी है, ठीक है। तो बिंदुसार यहाँ से नाम पड़ा। बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक गद्दी पर बैठे, अशोक गद्दी पर वो चाहते थे कि हम जो अशोक जो है वो राजा ना बने, सम्राट ना बने, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट, सुसीमा जो है उनको चाहते थे, लेकिन अशोक
पाटलिपुत्र आ जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। कितने? 99 भाइयों की। अब यहां पर आपका एक डाउट ये हो सकता है कि 99 भाई तो होंगे ही नहीं, तो भाई सगे भाई नहीं होंगे, कजन वगैरह होंगे, रिश्तेदार होंगे, इस तरीके से इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ठीक है, फिर बाद में करेंगे दूसरा शिलालेख कि मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था, सिर्फ इतना याद करना, चिकित्सा व्यवस्था। ठीक, फिर तीसरा शिलालेख जो है वो राजकीय अधिकारियों ठीक है को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश, इंपॉर्टेंट है। फिर चौथा शिलालेख जो बात करता है वो बात करता है राजा अशोक ने अपने कर्तव्य को सबसे अधिक महत्व दिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पांचवा शिलालेख जो है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं छठा शिलालेख। प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर जगह सूचना दे सकते हैं, मतलब प्रजा का कोई भी कार्य हो आप कहीं भी मुझे बता सकते हैं क्या काम है, तो उस तरीके से छठा शिलालेख बात करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला दूसरा तीसरा ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट के भी इंपॉर्टेंट है। सातवां शिलालेख इंपॉर्टेंट है, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात। सहिष्णुता की बात मतलब अहिंसात्मक शांति प्रिय तरीके से जीना, लड़ाई झगड़े से दूर रहना, आप किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, खून खराबा ना करना, शांति प्रिय जीवन जीना। ठीक है, सहिष्णु होना, सभी धर्मों का सम्मान करना। अब यहां पर अगर हम एक बात करें, खुद तो इसने अपने 99 भाइयों को मार दिया, दूसरों को धम्म सिखा रहा है, धम्म की नीति की बात बता रहा है कि हाँ अच्छी अच्छी बातें करो, ज्ञान दे रहा है। क्या था कि ज्ञान देना, अच्छी अच्छी बातें बताना, लड़ाई झगड़ा ना करना, हिंसा की बात करना, हमेशा शांति प्रिय जीवन जीना, दिखावे की दुनिया से दूर रहना, ये सब सिखा रहे हैं। शिलालेखों पर यही सब तो लिखा, अपना ज्ञान ही तो लिखा इन्होंने। कहीं भी कुछ भी चले गए तो वहां अपना ज्ञान लिख दिया, लेकिन उस पर खुद पे पहले एप्लीकेबल इन्होंने नहीं किया। ये सब कहां से शुरू हुआ उसकी बात भी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आठवां शिलालेख अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में पूछा गया है, बोध गया क्या भ्रमण का उल्लेख जो है आठवां शिलालेख। नौवां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख, धम्म समारोह की चर्चा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर यहां पर 10वां शिलालेख धम्म के उपदेश का पालन, इंपॉर्टेंट है, धम्म के उपदेश का पालन। ठीक है, 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या, 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या। फिर 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख। फिर 13वां शिलालेख मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कलिंग युद्ध के बारे में, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आठविक जातियों का उल्लेख। अब कलिंग युद्ध देखो, यहां पर क्या होता है, अशोक का कुछ सामान जो है जा रहा होता है पाटलिपुत्र कलिंग होते हुए, तो कलिंग के जो लोग हैं वो कहते हैं अशोक का सामान इस रास्ते से नहीं जाएगा। कलिंग के जो लोग हैं वो कहते हैं अशोक का सामान जो है वो इस रास्ते से होकर ना जाके किसी और रास्ते से ले जाइए। अशोक ने कहा इतनी हिम्मत किसकी होगी जो मेरे सामान को लाने से रोक दे, ये किसकी हिम्मत हो गई। ठीक, तो यहां पर समझने वाली बात है, अशोक आते हैं, अशोक जो नरसंहार कहते हैं, इतने लोगों को मार देते हैं, खून की नदियां बहने लगती हैं। कहने का मतलब अशोक देख के उसको भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, कितने लोगों को मार दिया यहाँ पर, ये तो मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया। ठीक है, फिर अशोक को एक बौद्ध पंडित मिलते हैं, फिर अशोक उनसे कहते हैं कि हमें जीवन में शांति चाहिए, हम क्या करें, तो वो कहते हैं बौद्ध धर्म को अपना लो, बौद्धिज्म को अपना लो। फिर अशोक ने इतना बौद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, इतना अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया कि इनके यहाँ फाइनेंशियली भी ये वीक होने लगे। एक मौर्य साम्राज्य का पतन होने का कारण ये भी था कि बाद में फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का इतना ज्यादा प्रचार करना जिससे इनकी मतलब वित्तीय स्थिति भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत में, तो इस तरीके से खुद को ज्ञान मतलब कहीं भी गया कुछ भी लिख दिया। ठीक है, लिख दिया, अपनी अच्छी अच्छी बातें लिख दी। लेकिन कलिंग युद्ध से पहले तो ये खुद ही इस तरीके से थे कि हाँ, अब यहाँ पर आप बताओ किसी जगह पर अगर आपको शासन करना है तो वहां के लोगों को भी तो जिंदा रखना होगा ना, कि सिर्फ जगह पे ही शासन कर लोगे आप, वहां के लोग भी तो, आप वहां के राजा को हरा सकते हो, लोगों को भी मार दोगे तो फिर शासन रूल किस पे करोगे। आप चुनाव में जीतते हो, चुनाव के सामने आपके सामने जनता नहीं होगी तो रूल किस पे करोगे भाई, सीधी सी बात है, जनता को तो होना जरूरी है। तो बाद में इनको लगा कि हमने बहुत गलत कर दिया ये, तो कलिंग के युद्ध ने इनका जीवन बदला। कहने का मतलब कलिंग का जब युद्ध हुआ तो उसी युद्ध ने इनके जीवन को बदला, कलिंग के युद्ध ने। ठीक है, 14वां शिलालेख जो है वो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। ठीक है, वही चीज है ना कि 900 चूहे खा के बिल्ली है जी को चली, मुझे तो वही लगता है कि सब कुछ कर लिया और उसके बाद में जो है अब जो है भाई साहब जो है धर्म को कर लेते हैं, और एकदम जो है वही चीज है कि इतना सब कुछ लोगों की हत्याएं करने के बाद सुधरे हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं, सुधरे तो हैं, लेकिन इतने अपने भाइयों को ही मार दिया, तो ये चीज़ पहले भी उनको मतलब, चलो उस पर हमें नहीं जाना, हमें अपने टॉपिक पढ़ना है। ठीक है,
चलिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर रिवाइज करेंगे। जो लोग 15 मिनट्स में पढ़ लें वो इस भ्रम में ना रहें कि हमने पढ़ लिया है। रिवीजन जरूरी है आपका, 5-7 मिनट 10 मिनट अगर आप रिवीजन कर लेंगे, 10 मिनट में आपका कुछ नहीं हो जाएगा। 15 मिनट की क्लास होती है, इधर 10 मिनट में हो जाती है। तो 10 मिनट में आपका रिवीजन हो जाता है, जिससे आपकी जीके की गारंटी मैं लेता हूं। आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, आप जीके को फोड़ के आएंगे, स्टैटिक जीके को फोड़ के आएंगे। ठीक है, चलिए आज की बात हम लोग यहीं पर रखते हैं। कल की क्लास में इसी शानदार तरीके से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लास 7 बजे आपको मिलेगी। ये क्या टाइमिंग क्या रहने वाली है? 7 PM टाइमिंग रहने वाली है। 7 PM टाइमिंग रहने वाली है टीचर मेकर पे। ठीक है, 7 PM टाइमिंग रहने वाली है टीचर मेकर पे, ध्यान रखना। ठीक है, टीचर मेकर पे 7 बजे टाइमिंग रहने वाली है, डेली 7 बजे। मतलब डेली कोशिश करूंगा कि यहाँ मिल जाए, लेकिन आपको 2 क्लासेस मतलब मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। ठीक है, चलिए।